Hello students, this is the fourth video about inflation and this is the part number 7 of Pulse Arihant Economy for UPSC Prelims। तो आप यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और ये सीधे सीधे यूपीएससी से ही रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, तो ये रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ पढ़ाई करते हुए चलते हैं। फर्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इन्फ्लेशन के अंदर। तो स्क्यूफ्लेशन देखिए किसको कहते हैं। ये एक इन्फ्लेशन का टाइप्स होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं और बाकी सबके स्टेबल होते हैं। यानी कि आप अगर देखें तो कुछ टाइम में जब हमने वेजिटेबल्स खरीदी होंगी आपने या कभी देखी हो, तो टमाटो के प्राइस एक बार इंक्रीज़ हो गए थे, या कभी कभी आपके सिर्फ और सिर्फ अनियन के प्राइस ही इंक्रीज़ हो जाते हैं, बाकी सबके प्राइस सेम रहते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन। एंड श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है कि आप शैम्पू खरीदते हैं और शैम्पू की बोतल आ तो 100 रुपीज़ की ही रही है, 100 ml की बोतल आपने 100 रुपीज़ की खरीदते थे शैम्पू की, लेकिन 100 रुपीज़ की ही आ रही है, लेकिन उसमें जो आपकी बोतल का साइज़ है वो चेंज कर दिया गया है। यानी कि आपका 100 ml की जगह सिर्फ और सिर्फ आपका 90 ml ही आने लगा आपका शैम्पू। तो दैट इज़ कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन, यानी कि बोतल का साइज़ छोटा कर दिया जाता है और आपकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी जाती है, प्राइस सेम रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। और एक हिडन इन्फ्लेशन होता है और मोस्टली ये फूड एंड बेवरेज की फॉर्म में होता है, जैसे कॉलगेट हो गया, और या फिर आपका जो ये कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जूस होते हैं, तो इसमें ही ये मोस्टली। यहाँ पार्ले जी का बिस्किट लगा सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो पार्ले जी बिस्किट में जब आप 2 रुपीज़ के 5 रुपीज़ का बिस्किट खरीदते थे तो कितने सारे बिस्किट होते थे, लेकिन अभी उसमें बिस्किट्स कम है, लेकिन वो 5 ही रुपये का रहा है। उससे पहले खैर 4 रुपये का भी आता था, बट 5 रुपये का तो बहुत टाइम से आप देख सकते हैं ना। तो ये होता है आपका श्रिंकफ्लेशन। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और कंपटीशन जो होता है वो मार्केट में इंटेंस होता है और प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट करना होता है, इस वजह से। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? तो ये ग्रीडफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कॉरपोरेट अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाह रहा है। कॉरपोरेट कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कुछ सामानों पे इन्फ्लेशन, कुछ सामानों पे प्राइस को इंक्रीज कर देती हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज हो। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीडफ्लेशन। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये मेनली अकर होता है व्हेन देयर इज हर्डल ड्यू टू सप्लाई साइड में कोई भी हर्डल्स आ सकते हैं, कोई भी आपके चेंजेस हो सकते हैं, रिजिडनेस हो सकती है, मॉनसून डिपेंड जैसे एग्रीकल्चर होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन आता है सप्लाई साइड से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। फ्लिप्स कर्व क्या होता है? फ्लिप्स कर्व होता है एक इनवर्स रिलेशनशिप, किसमें? इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट में एंड इन्फ्लेशन रेट में। तो फंडामेंटल टेनेट हम पढ़ेंगे कि क्या है फंडामेंटल जो मान्यता है, दैट इज कॉल्ड कि अगर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होता है, मान लीजिए लेबर डिक्लाइन होगी, लेबर की कमी है, तो लेबर क्या करेगी? लेबर अपने वेजेस बढ़ाने के लिए कंपनीज पर प्रेशर डालेगी कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं। तो जब वेजेस बढ़ाए जाते हैं उनके, तो क्या होता है? प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट आता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो लेबर है वो मोर इन डिमांड होती है, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लिप्स कर्व, इसको कहते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट इसमें हाई हो जाता है व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो अच्छा होना चाहिए ना, बट ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन इसमें बढ़ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट आपका अपर होता है, इसका मतलब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है। इसके बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ में सिमल्टेनियस इंक्रीज होते हैं। जैसे अगर जीडीपी आपकी लो जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका हाई जा रहा है और इन्फ्लेशन भी आपका हाई होता है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज़्यादा हो रहा है और इन्फ्लेशन भी आपका हाई हो रहा है, ये फ्लिप्स कर्व से बिल्कुल उल्टा है। तो दैट इज़ कॉल्ड आपका स्टैगफ्लेशन। एंड आफ्टर इट देयर इज़ इन्फ्लेशन टैक्स। तो इन्फ्लेशन टैक्स कोई लीगल टैक्स नहीं होता जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेनल्टी टैक्स होता है, एक पेनल्टी होती है फॉर रिटेनिंग करेंसी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। और ये भी एक तरीके का हिडन टैक्स होता है, जब भी करेंसी को रिटेन करना होता है इकोनॉमी में तो आपका इन्फ्लेशन टैक्स लगा दिया जाता है। इन्फ्लेशन स्पायरल क्या होता है? जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो वर्कर डिमांड
हाई करते हैं। देखिए ये अलग होता है थोड़ा सा फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट में तो जब डिमांड होती है उनकी आपकी लेबर की ज़्यादा, तो वर्कर जो हैं वो डिमांड करते हैं वेज की ज़्यादा। लेकिन इसमें अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वर्कर्स अपनी जो डेली कंजप्शन की नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, जिससे कि वो हाई कॉस्ट की हाई वेजेस की डिमांड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन स्पायरल। और ये हायर इन्फ्लेशन होता है इससे, क्योंकि हाई जो वेजेस होते हैं उससे हाई परचेजिंग पावर भी होती है। इन्फ्लेशनरी गैप वर्सेस डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? ये होता है रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि आपका रियल जीडीपी ज़्यादा है पोटेंशियल जीडीपी से, और इससे हायर डिमांड की सिचुएशन बनती है। यानी कि जितना जीडीपी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब भी पोटेंशियल गैप तो आपका ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादा आप इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। एंड आफ्टर इट देयर इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं देखिए इन्फ्लेशन के। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन से मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती है, मनी की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। देखिए आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अब आपको उसके 115 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपकी मनी की वैल्यू डिक्लाइन हुई ना, आपके पास कम मनी रह गई। सेकंड इज परचेजिंग पावर डिक्लाइन होती है, इन्फ्लेशन होगा लोग का सामान कम खरीदेंगे, तो दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो रही है। एंड आफ्टर इट एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता है। जब आपका इन्फ्लेशन हाई होता है, यानी कि जो प्राइस है वो भी हाई है, लोगों का कंजप्शन भी हाई है, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगा, एक्सपोर्ट का सामान बचेगा ही नहीं कि आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ। जो बोरोयर्स हैं यानी कि बॉन्ड इश्यूअर्स हैं या डेटर्स हैं, उनको बेनिफिट होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, यानी कि जो बोरोअर्स हैं, जो बॉन्ड इश्यू करते हैं या डेटर हैं, उनको तो फ़ायदा होगा, उन्होंने पैसा लिया उस टाइम पे जितने भी इंटरेस्ट रेट पर, उनको तो उतने ही इंटरेस्ट रेट पर चुकाना है ना, चाहे 3 साल बाद 4 साल बाद, जो इंटरेस्ट रेट के बाद भी उनकी वैल्यू ही उतनी मनी की ना रही हो। तो इस तरीके से आफ्टर इट लैंडर्स को हमेशा इफेक्ट होता है नेगेटिवली। जो लैंडर्स पैसा देते हैं, देखिए उनकी तो मनी वैल्यू घटी जाती है ना, वो जैसे पैसा दे रहे हैं उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी इस पर मिलेगा, लेकिन उन सालों के बाद आप देखिए मनी की वैल्यू तो घट गई इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से। यानी कि अगर उनके पास 1 लाख रुपीज़ आते, 1 लाख में जहाँ वो एक एसी ले पाते, वहीं आप उनको एसी में 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 4 साल के बाद, और जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिर्फ 20,000 या 25,000 मिल रहा है, तो और चाहिए उनको पूरे 1,50,000 रुपये, तो उनको ये हमेशा लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिवली बेनिफिट होती हैं और लॉन्ग टर्म में नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। ये आप सोच सकते हैं क्यों, कोई भी एग्जांपल सोच के। आफ्टर इट देयर इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में डेप्रिशिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी आपकी घट ही जाएगी। और इन्फ्लेशन होता है तो एक्सपोर्ट में मैंने आपको बताया था आपको डिक्लाइन होता है, और करेंसी में भी डेप्रिशिएशन होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट लो होता है जिससे करेंसी डेप्रिशिएशन होती है, और जो इम्पोर्ट है आपके कॉस्टली हो जाते हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो आपके कम होती हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पर, जो आपका अकाउंट डेफिसिट होता है नेट इम्पोर्टिंग का। इसके बाद फिक्स्ड इनकम जो अर्नर्स होते हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ होती है अगर इंक्रीज़ होता है इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। इसके बाद मेजर्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को कंटेन करते हैं, कौन कौन से? आरबीआई और गवर्नमेंट। देखिए आरबीआई मेजरमेंट लेता है डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन का, जो भी डिमांड से रिलेटेड इन्फ्लेशन होती है उसमें आरबीआई ही डिसीजन लेता है। वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं लोन पर, और जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं वो आगे इकोनॉमी में उतारी जाती हैं ताकि लोगों से पैसा गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास पहुंच जाए, तो लोग अपने पैसे को कम खर्च कर पाएँ। जो गवर्नमेंट है वो क्या लेती है, वो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सप्लाई साइड से क्या करती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करती है, यानी कि वो प्रोडक्शन का जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ कर देती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देती है, और हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को वो एनकरेज करती है। तो ये होते हैं मीजर्स जो कंटेन करते हैं इन्फ्लेशन को। इसके बाद मैं आपको बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कराने वाली हूँ,
तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक